खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप द ललन टॉप देख रहे हैं और ये है खर्चा पानी। साथ में है अंशुमान जी। अंशुमान जी कैसे हैं? सोमवार का दिन है आज और कुछ महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स हैं हमारे पास। धन्यवाद सिद्धांत। आप सबका स्वागत है। मुझे लगता है कि धीमे धीमे परिस्थितियां नियंत्रण में आ रही हैं। लोग हालांकि अभी चुनौतियां बहुत जगह बनी हुई हैं ऑक्सीजन की, लेकिन कुछ जगह चीज़ें नियंत्रित हो रही हैं। खबरें कई सारी हैं, खासतौर से वैक्सीन के फ्रंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं पिछले एक हफ्ते से। और कोविड के मैनेजमेंट को लेकर तो अभी समस्याएं और वो जो प्रमुख सप्लाईज हैं उन पे भी स्थितियां मुश्किल में है, कई जगहों पर दिखाई दे रही हैं। और सरकारी आंकड़ा जो है वो 4 लाख को एक बार छू कर थोड़ा नीचे लौट आया है। सरकारी आंकड़ा मैं एक बार साफ कर रहा है। हाँ, लेकिन अब इसमें कई जगह से सिद्धांत ये आ रहा है कि टेस्टिंग्स कम हो गई हैं, टेस्टिंग कम हुई है, टेस्टिंग कम लोग करा रहे हैं या टेस्टिंग रेगुलेट की जा रही हैं। ये कहना मुश्किल है, लेकिन पीक थोड़ा नीचे आया है। खासतौर से महाराष्ट्र में तो पॉजिटिविटी रेट में काफी गिरावट दिखाई दी है। महाराष्ट्र के बारे में तो कई सारे विशेषज्ञ मैं पढ़ रहा था, देख भी रहा था, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कर्व्स लगाए और इफेक्टिव मैनेजमेंट किया, और खासकर हमारे यहाँ से निखिल जो गए हुए इसमें महाराष्ट्र में, वो बता रहे थे महाराष्ट्र को ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो लोकली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेंटर से भी उनको सरप्लस में ऑक्सीजन मिल रहा है। मतलब मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 16 या 1700 मीट्रिक टन की डिमांड है उनकी पर डे की, उनको 1800 मीट्रिक टन मिल जा रहा है, उससे ज्यादा ही मिल जा रहा है। हाँ, महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन अब जो नया शुरू हो रहा है वो ये है कि अब धीमे धीमे लॉकडाउन बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारें टुकड़ों में, फुटकर में 2 दिन का, 3 दिन का के लॉकडाउन बढ़ा रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो काम महाराष्ट्र ने पहले चरण में कर लिया था और जहां से कंट्रोल किया गया, वही रणनीति अब बाकी राज्य सरकारें भी अपनाती दिख रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आज लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, 2 दिन के लिए। हरियाणा में लॉकडाउन आ गया। तो धीमे धीमे चीजों को बंद करना और लोगों का मूवमेंट रोकना, वही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हाँ, वो भी और ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब चीजें हो सकता है कुछ सुधार की ओर दिखें। चिंताजनक स्थिति बिहार की भी है अंशुमान जी। बिहार से जो खबरें आ रही हैं, मेरे कई सारे परिचित मित्र हैं वहां पे, उनसे बात कर रहा था, तो वहां पे उनके आरोप हैं कि बेतहाशा सरकार टेस्टिंग को छुपा रही है, कि टेस्टिंग कम कर रही ताकि आंकड़े कम आए, और किस तरह से मामले को अंडर द ब्लैंकेट रखा जा सके इसकी कोशिश हो रही है। क्योंकि बिहार एक नया स्टेट आ सकता है हमारे सामने, जो पहले से ही थोड़ा सा इन व्यवस्थाओं को लेकर क्रिपल्ड है। जो पटना हाईकोर्ट में बहस हुई थी उसको अगर ध्यान से देखें तो, और केसेस का सर्ज, तो मिला जुला कर स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है आगे के लिए। हाँ, बिहार की चुनौती काफी बड़ी है। आप याद करेंगे, पटना हाईकोर्ट की बहस की बात ही नहीं है, पर बिहार में सीएजी की रिपोर्ट भी आई थी बीच में, जिसने अस्पतालों के, खासतौर से सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के कोविड के दौरान कामकाज पर तीखी टिप्पणियां भी की थी और कई सारे फैक्ट्स, कई सारे तथ्य सामने रखे थे कि कैसे बिहार का पूरा जो हेल्थ का मैनेजमेंट है, जो पूरा स्वास्थ्य प्रबंधन है, वो तो वैसे भी सीमित है और वो कैसे चरमराया हुआ है। तो अब अगला चरण जहां पर हमें दिखता है कि जहां से चुनौती आ सकती है वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा है, जो इस वाले फेज में, इस लहर से दूसरी लहर से थोड़ा से के बाद उसमें शामिल हुए हैं। तो अगला फोकस कोविड सर्ज का जो आशंका बताई जा रही है वो उस तरफ है। और दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कई सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश, कई सारे राज्यों की ग्रामीण इलाकों में स्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण है, रूरल एरिया। जी, बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। तो पहली खबर कोविड वैक्सीन पे ही है और अपडेट है छोटा सा। आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड की मैं खबर पढ़ रहा था अंशुमान जी। उस खबर में ये था कि सेंटर ने अभी तक वैक्सीन निर्माताओं को ऑर्डर कोई प्लेस नहीं किया है, और एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हमें जो देश के 60 करोड़ की आबादी है देश की, इसको 18 से 44 साल के बीच की वय वाली, उसको वैक्सीन लगाने के लिए हमें 122 करोड़ के डोज चाहिए हो। और एक तरफ खबर है कि उन्होंने प्रोक्योर ही नहीं किया ना ऑर्डर प्लेस किया। वैक्सीन को लेकर अभी भी बड़ा सरकार की तरफ से गफलत है, और ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोग, मेरे ख्याल से गफलत नहीं है अंशुमान जी, अब सब साफ है। हाँ, गफलत इस सेंस में है कि सरकार
कार्यक्रम घोषित करने के बाद भी ना तो वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित कर पा रही है। अब हमारे पास 3 बड़े सिनेरियोज उभरते हैं। पहली चीज तो पहली बार सरकार ने, अगर कोर्ट बीच में ना आया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि सरकार का प्लान क्या है, कितने डोजेज उन्होंने एस्टिमेट किए, कितने लोगों को लगने। वो तो अदालत ने बीच में आकर जब पूछा तब सरकार ने हलफनामा देके कोर्ट को बताया कि उनको 122 करोड़ डोजेज की जरूरत है। तो अब कम से कम एक चीज स्पष्ट हुई कि 122 करोड़ डोजेज की सप्लाई सरकार को चाहिए लोगों को पहले चरण में लगाने के लिए, जिनको 100% वैक्सीनेशन किया जाना है। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि ऑर्डर्स तो दिए नहीं गए, ये बात बहुत ही क्लियर है। तीसरी चीज है कि वैक्सीन कंपनी आप कहने लगी हैं कि सप्लाई में 2 महीने से 3 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। तो हम जिन आशंकाओं पर पहले से चर्चा करते चले आ रहे हैं सिद्धांत इस कार्यक्रम में, कि कहना अलग बात है, कार्यक्रम लॉन्च करना अलग बात है, वैक्सीन बंटवाना दूसरी चीज है, वैक्सीन की व्यवस्था करवाना तीसरी चीज है। कई सारे राज्यों में अब दूसरे डोजेस की भी शॉर्टेज है। मतलब जिन लोगों को सेकंड डोज दिया जाना है, जिन्हें 100% वैक्सीनेट किया जाना है, हमने पहले चरण में जितने ज्यादा सेंटर्स भारत में देखे थे 18 से 45 साल से ऊपर वालों के लिए, उन सेंटर्स की संख्या अब घट के 1/3 रह गई है। और बहुत सीमित केंद्रों से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है। तो वो लंबी क्यूज और इन्फेक्शन का खतरा और लंबे समय की जो वेटिंग है वो दिखाई दे रही है। सरकार ने यह भी बताया है कि पहली बार सरकार ने आधिकारिक रूप से यह बताया है कि 2021 के मध्य तक 18 से 45 के एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन थी वो करीब 59 करोड़ के आसपास थी। इनमें से इनको 122 करोड़ डोजेस की जरूरत होगी। यानी अब जाकर सरकार के कार्यक्रम का पूरा आयाम हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है। हमें लगता है कि अगर वैक्सीन के इंपोर्ट में तेजी नहीं की गई, बड़े पैमाने पर इंपोर्ट नहीं किया गया, तो भारतीय क्षमताओं के आधार पर ये 59 करोड़ लोगों को 100% वैक्सीनेट करने में बहुत लंबा समय लगेगा। उस भरोसे पे, भारतीय क्षमताओं के भरोसे बैठा नहीं जा सकता है, जिसको अब एम्पलीफाई होने में और अगले फलक तक आने में काफी समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं शुमान जी। क्रेडिट ग्रोथ जो है, इससे जुड़ी हमारी अगली खबर है, और ये 2021 में ये 5.5% के 5.6% के आसपास चला गया था, जो 2021 वाला क्वार्टर है। लेकिन अप्रैल 2021 में विशेषज्ञों को, लोगों को लगा था कि ये ऊपर ही जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा, ये अब ऊपर ही जाएगा। लेकिन अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये इससे भी बुरी स्थिति में जा सकता है। मेरे सवाल है कि हमें पता है कि ये और बुरी स्थिति में क्यों जाएगा, इसके बुरी स्थिति में जाने के परिणाम क्या होंगे, और इसके बुरी स्थिति को रिवर्ट बैक करने के परिणाम क्या होंगे? अंशुमान जी। सिद्धांत, यहाँ हम एक और बड़े सरकार के इंटरवेंशन की असफलता देख रहे हैं, जिसे रिजर्व बैंक और सरकार के खुद के अपने आंकड़े मान रहे हैं। आप याद कीजिए, जब पिछले साल सरकार वो आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आई थी और कहा गया था कि हम सस्ता कर्ज बांटकर इकोनॉमी में इतना ईंधन झोंक देंगे कि इकोनॉमी दौड़ पड़ेगी, तब हमने इस बात पर चर्चा की थी तथ्य और आंकड़ों के साथ लगातार कि अर्थव्यवस्था में कर्ज चाहिए किसको? जो लोग पिछला कर्ज ही नहीं चुका पा रहे हैं वो नया कर्ज लेने क्यों जाएंगे? इकोनॉमी में जब ग्रोथ नहीं होगी और उन्हें कम से कम 15 से 16% के रिटर्न अपने धंधे पे नहीं मिलेंगे, तो वो 10% 11% का ब्याज कहां से चुकाएंगे? इन दोनों तथ्यों पर हमने बात की थी, और तब इस बात की आशंका पूरे सिस्टम में थी कि कर्ज के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। पिछले साल क्या कुछ नहीं हुआ। आप पूरी सूची बना सकते हैं कर्ज को लेकर। क्रेडिट गारंटी की स्कीम आई, रेहड़ी पटरी वालों को भी कर्ज देने की बात की गई, आरबीआई ने 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए मार्केट में छोड़ दिए, लगातार ब्याज दरें कम की गई, लोगों को मॉरिटोरियम दिए गए, पुराने लोन को रिस्ट्रक्चर करके अलग करके दोबारा कर्ज देने की बात की गई। मतलब सरकार पिछले साल लोगों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने और भरपूर कर्ज उपलब्ध कराने, कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए जितने प्रयास कर सकती थी वो सब किए। उसके बाद ये साल जब खत्म हुआ तो 5.6% की ऑल टाइम लो क्रेडिट ग्रोथ के साथ खत्म हुआ। यानी फिर वही बात, नब्ज पर उंगलियां नहीं थी, लोग कुछ और चाह रहे थे, सरकार उन्हें कुछ और दे रही थी। तो वो बात जो हमने पिछली बार कहीं चर्चा की थी ना कि वो ग्राहक रहित पुनी बात बस और तही पुनी बीछी मार, ताही पियाई वारुनी कहा उपचार हो। तुलसी की का का एक दोहा है ना कि एक आदमी पर ग्रह चढ़ाओ और फिर उसके बाद उसको बिच्छू काट ले, फिर उसके बाद आप उसे मदिरा पिला दो, तो फिर उसे क्या उपचार होगा? इकोनॉमी कर्ज में वैसे ही धसी हुई थी,
कोविड आने से पहले लोग डिफॉल्ट पहले ही हो रहे थे, बैंकों के एनपीए सर पर चढ़े हुए थे। तो अब इसका मतलब ये कि कर्ज के जरिए अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने की जो पूरी की पूरी स्कीम थी, जो कि सरकार के रिवाइवल प्लान का सेंट्रल थीम थी, वो भी पिछले ध्वस्त हो साल, चुकी है। वो ध्वस्त हो गई। और इसलिए यहां से आशंका दिखाई दे रही कि अगले साल और कम लोग कर्ज लेंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझिए जो काफी बड़े हैं। और कम कर्ज लेने का मतलब है कि बैंकों के पास और ज्यादा पैसा जमा है जिसे वो लोगों को नहीं दे पाएंगे। बैंकों के पास बेटर बिजनेस के रिटर्न नहीं आएंगे क्योंकि उनका धंधा तो कर्ज देकर ही आना है। दूसरी तरफ वो ब्याज दरें घटा चुके हैं जमा पर, इसलिए डिपॉजिटर्स भी इसमें लूज कर रहे हैं। तो हम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की परिस्थिति देखेंगे क्योंकि पूंजी उपलब्ध है बाजार में, ना तो कर्ज लेने वाला आ रहा ना खर्च करने वाला आ रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है। तो अब इसका असर हमें बाजार में ब्याज दरें बढ़ने के तौर पर दिखाई देगा, जो हमें बॉन्ड मार्केट से दिखाई दे रहा है। और अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में लोग कर्ज लेने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो इकोनॉमी रिवाइव कैसे होगी? हम तो कैपिटल फैमिश्ड कंट्री हैं, हमारे तो पूंजी नहीं है, लोगों के पास तो वर्किंग कैपिटल नहीं है। भारत के छोटे उद्योगों के पास तो 65 दिन के पेमेंट साइकिल को संभालने लायक वर्किंग कैपिटल नहीं होती कि उनका पेमेंट साइकिल है। तो इकोनॉमी के रिवाइवल का में जो पैसा डालने का जो एक प्रमुख स्रोत था, जहां से सरकार लोगों को इकोनॉमी रिवाइव करना चाहती थी, वो फिलहाल वो कोशिश असफल हो गई दिखती है। अब यहां से रिवाइवल का रास्ता शायद तभी निकलेगा जब डिमांड आएगी, जब लोग खर्च करना शुरू करेंगे या पैसा डालना शुरू करेंगे। और एक अंतिम बात, और फिर अगली खबर पर चलते हैं कि जिन लोगों को कर्ज देना चाहती थी सरकार पिछले साल, उन्होंने एक्चुअली कर्ज चुका दिए। हमने पिछले साल पूरे साल भारत में बड़ी कंपनियों की तरफ से डीलेवरेजिंग देखी, यानी उन्होंने अपने कर्ज चुकाकर अपने को कर्ज के बोझ से मुक्त कर लिया। जिन कंपनियों को बैंक कर्ज देना चाहते थे, वो किनको कर्ज देना चाहेंगे? जिनकी साख अच्छी है, जिनके पास अच्छे बिजनेस प्लान है, तो वो तो कर्ज चुका के वापस निकल रहे हैं। हमने कई बड़ी कंपनियों को कर्ज घटाते हुए लेवरेज होती है देखा। तो क्रेडिट फ्यूल्ड रिवाइवल, जिसको हम अंग्रेजी में कहें कि क्रेडिट फ्यूल्ड रिवाइवल या रिसेशन से सस्ते कर्ज के जरिए लड़ाई की जो पूरी रणनीति थी, वो कोविड की दूसरी वेव के साथ लड़खड़ाती और ढहती दिख रही है। कुछ नया करना पड़ेगा वित्त मंत्री को इस बार, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगभग 1 महीना बीत चुका है कोविड की दूसरी वेव को शुरू हुए। और अगर आप नए वित्त वर्ष को देखें तो हम मई में प्रवेश कर चुके हैं और सरकार अभी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी को लेकर बिल्कुल मौन शांत बैठी है। ऐसा लगती है कि जैसे कुछ किसी और दूसरे बड़े क्षण का इंतजार किया जा रहा है जब वो ये बताएंगे कि क्या करना है। अंशुमान जी, मुझे भी लगता है कि मतलब सरकार जो है इस समय वो देखिए चौतरफा घिरी हुई है। सरकार इस देश के कोविड मैनेजमेंट को लेकर घिरी हुई है। अब सरकार इस समय एक जो कोड़ में खाज वाली स्थिति होती है, मतलब ये वैसी स्थिति, किसी को कोविड हो जाए और फिर उसको अस्पताल में जाने पर ऑक्सीजन भी नहीं मिले, हाँ, तो ये वैसी स्थिति है कि आप पिछले साल की मार के बाद इस साल का और एक हमारे ऊपर इस साल की और त्रासदी है अर्थव्यवस्था पे। तो सरकार घिरी हुई है, उसको पता नहीं किस फ्रंट पे कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। निश्चित तौर पर ये क्लूलेसनेस, जिसको कि हम कहें ना कि जो किंकर्तव्य विमूढ़ता होती है कि किया क्या जाए इस समय, क्योंकि हमने पिछले साल ये बात डिस्कस की थी अपने कार्यक्रमों में कि जो स्ट्रेटेजी सुस्ती से निपटने में अपनाई जाती है, वो स्ट्रेटेजी आप मंदी से निपटने में नहीं अपना सकते। जुकाम का इलाज एंटी एलर्जिक दवा देके किया जा सकता, कोविड का इलाज हाँ, लेकिन कोविड का दवा का इलाज आप एंटी एलर्जिक दवा देके नहीं कर सकते। ये मंदी है, और ये मंदी कर्ज में डूबी हुई अर्थव्यवस्था के बीच में आई है। जो अर्थव्यवस्था पहले ही कर्ज में डूबी हुई थी, तो उसको आप दोबारा कर्ज देंगे तो कौन लेना चाहेगा? वो स्ट्रेटेजी हमें 1 साल के भीतर ध्वस्त होती दिखाई पड़ रही है। अब और शायद यही वजह है कि सरकार क्लूलेस है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने कहा कि वो इंतजार करेंगे, आरबीआई कुछ नहीं बोल रहा है इकोनॉमी के बारे में कहीं से कोई संकेत नहीं आ रहे हैं, बल्कि कोशिश की जा रही है कि चीजों को यथास्थिति में बने रहने दी जाए और थोड़े समय इंतजार किया जाए। अगली खबर की ओर चलते हैं शुमान जी। जब सब जगह सब कुछ बंद पड़ा दिख रहा है, हमें देश में रुका हुआ दिख रहा है, उस समय ब्रेंट की कीमत, कच्चा तेल है, उसकी कीमत जो है वो $67 प्रति बैरल से भी ऊपर जा चुकी है। अब इसके पीछे 2-3 चीजें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि यूएस में और यूरोप में और चाइना में डिमांड बढ़ी है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन और सप्लाईज का जो एयर ट्रांसफर है उसका भी इसमें थोड़ा हाथ है, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा है हाल के दिनों में, पिछले 1-2 हफ्ते में। क्या सीन है शुमान जी? देखिए,
क्रूड हमेशा अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की या अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार को फॉलो करता है। और ये पिछले साल जनवरी फरवरी में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी से लागू हुआ और वहां रिकवरी आना शुरू हुई तो उसका असर हमें क्रूड की कीमतों पर दिखाई पड़ेगा, क्रूड की डिमांड बढ़ेगी और उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ेगी। अमेरिका के लिए साल की आखिरी तिमाही की तुलना में पहली तिमाही बहुत अच्छी रही। अभी आंकड़ा आया, उनकी तिमाही कैलेंडर के हिसाब से चलती है, यानी जनवरी से दिसंबर तक का उनका कैलेंडर ईयर होता है। तो पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में, यानी जनवरी फरवरी मार्च की जो तिमाही थी अमेरिका की, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए, क्रूड बाजारों के लिए, कमोडिटी बाजारों के लिए अच्छी खबर है। दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था देखें चाइना, वहां ऑलमोस्ट कोविड खत्म सा हो चुका है, ग्रोथ तेजी से वापस लौट रही है। अमेरिका में मास्क लगाने जैसे जो प्रतिबंध है, शर्तें, उन्हें हटाया जा रहा है। इजराइल में मास्क लगाने जैसे प्रतिबंध, उनको शर्तों को हटाया जा रहा है। यूरोप में स्थितियां धीमे धीमे नॉर्मल हो रही हैं और उस नॉर्मल होने के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो कर रही हैं। अब भारत वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में पिछड़ा हुआ है काफी। वैक्सीन और इकोनॉमिक रिकवरी एक दूसरे के पैरेलल है और ये बात पहले से बार बार कही जा रही थी कि जिन देशों में तेजी से वैक्सीनेशन, जितनी तेजी से वैक्सीनेशन होगा, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लौटने में उन्हें उतनी ही जल्दी मौका मिलेगा। क्रूड उस रिकवरी को फॉलो कर रहा है और इसलिए क्रूड की कीमत $67 से ऊपर पहुंच गई, बल्कि इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये साल दिसंबर तक क्रूड 69 के आसपास पहुंच जाएगा। अब ये खबर एक तरफ से अगर आप देखें तो भारत के लिए अच्छी खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी शुरू हो गई, डिमांड आना शुरू हो गई, एक्सपोर्टर्स को फायदा, और हमारे एक्सपोर्ट के आंकड़े में दिखता है। जो एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं अभी भारत के, वो निर्यात के आंकड़े के नंबर आए, वो ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड वापस लौटी है, भारत को निर्यात का लाभ मिल रहा है। पर अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो ये खबर खराब है, अच्छी नहीं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ वैसे ही डिमांड नहीं है। अभी हमने एक खर्चा पानी के एक संस्करण में चर्चा की थी कि भारत में फ्यूल की डिमांड और गिरने की संभावना है। ईंधन की मांग घटने का मतलब है कि आपकी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ नहीं है, इसलिए ईंधन की डिमांड घटने वाली। तो एक तो ईंधन की डिमांड घट रही है, दूसरी चीज है कि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही हैं, टैक्सेस तो भारत में चरम पर हैं ही। तो ये सरकार के लिए एक और बड़ी उलझन की बात है कि मांग तो है नहीं, टैक्सेस का तो जनरेशन नहीं हो रहा है, इकोनॉमी रीओपन नहीं हो पा रही है, और दूसरी तरफ तेल की कीमतें या कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसे अगर पास ऑन किया गया इस मंदी के बीच में, क्योंकि काफी समय से भारत में ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, पिछले 20 दिन 25 दिन के लगभग का समय, अगर इस बढ़ोतरी को पास ऑन किया गया तो महंगाई तो 7-7.5% के आसपास घूम ही रही है, तो उसको उसमें पेट्रोल पड़ेगा। और अगर इसे रोक कर रखा गया तो या तो बजटों में छेद होगा या तेल कंपनियों के रिजर्व में छेद होगा। तो अब ये कभी कभी अर्थव्यवस्था में ऐसी खबरें होती हैं जिनके दोनों पहलू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से बहुत अच्छी खबर है कि क्रूड की डिमांड बढ़ना शुरू हुई है, डिमांड आ रही है, इकोनॉमी खुल रही है, लोगों का आना जाना शुरू हो रहा है, यही एक सामान्य व्यवस्था जिससे निकलने। पर भारत की दृष्टि से हमेशा उसका उल्टा असर है, और इसके साथ बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। भारत की चुनौती सिद्धांत ये है ना कि भारत में दूसरा दौर जो आया है कोविड की वेव का, वो महंगाई साथ लेकर आया है। इसलिए चाहे वो क्रूड हो या कोई कमोडिटी हो, कॉपर हो, स्टील हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, इनकी सबकी जो बढ़ती कीमतें आमतौर पर मंदी से उबरने का संकेत होती हैं, वो भारत में महंगाई बढ़ने के रूप में सामने आएंगी। तो हम इस परिस्थिति में यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी। खबरें सुनी आपने, खबरों का क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी सुना आपने, उनसे क्या भविष्य दिखता है वो भी सुना आपने। अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल सब कुछ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।